कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, एक्सपर्ट क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्ण विचार का। आज वर्ण विचार की अपनी सेकंड क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार के अंदर बहुत कुछ पढ़ लिया था। बहुत कुछ के अंदर मतलब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होता है, फिर स्वरों के प्रकार पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। फिर हमने व्यंजन पढ़े। व्यंजन के भी दो प्रकार थे, वर्गीय वर्ण और अवर्गीय वर्ण। हिंदी भाषा के अंदर मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं। वे कौन कौन से थे वो हमने पढ़े, ठीक है। 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर होते हैं, मतलब 11 स्वर, और कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो 33 व्यंजन और 11 स्वर, कुल 44 हिंदी भाषा के मूल है वो वर्ण हो गए। अब यदि कुल पूछें तो 52 होते हैं। वो कैसे? यदि हिंदी भाषा के मूल रूप से वर्ण पूछे तो 44 है, लेकिन कुल पूछें तो 52 है, 52। कौन कौन से आइए जानते हैं। देखिए 52 वर्ण के अंदर 52 वर्ण कौन कौन से हैं, तो 44 तो ये हो गए, 33 व्यंजन और 11 स्वर, 44। अब इस 44 वर्णों के अलावा और कौन कौन से वर्ण हैं, तो देखिए अब देखो स्वर कितने हो गए, 11 स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर 4 जिसमें, और दीर्घ स्वर 7, यानी 11 स्वर हो गए टोटल, ठीक है। फिर 33 व्यंजन हो गए, 33 व्यंजन हो गए, तो ये कुल हो गए 44 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 44 वर्ण। अब इसके अलावा 2 अयोगवाही वर्ण होते हैं। 2 अयोगवाही वर्ण मैंने आपको बताया था, जिनका योग नहीं कर सकते, अर्थात ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, बस इन्हें अनुस्वार के रूप में यूज किया जाता है। अयोगवाही, ए मतलब जिसका योग, ए मतलब के बिना, योग मतलब जिसका जोड़ किया जोड़ मतलब या मतलब जिसको जोड़ा जाए, वाही मतलब वहन करने वाला। अब ए मतलब के बिना, तो जिसका योग किए ही नहीं जाए, फिर स्वर और व्यंजन के साथ साथ वहन करते हैं, वो है अंग और अह। अंग को अनुस्वार के रूप में यूज लेते हैं और अह को विसर्ग के रूप में यूज करते हैं। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो 44 वर्ण, मूल वर्ण 44 प्लस 2 ये अयोगवाही, तो कुल हुए 46, यानी कि 46 वर्ण। अब इनके अलावा 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब संयुक्त अक्षर बनते कब है? हमने पिछली क्लास में 4 संयुक्त स्वर पढ़े थे। वो तो थे ए, आई, ओ, औ, जो मूल स्वरों से बनते थे। मूल स्वर कौन कौन से? ए, ई, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। उनसे बनते थे 4 संयुक्त स्वर। लेकिन ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। ये है अक्षत्र, ज्ञ और श्र। अक्षर है, व्यंजन नहीं है, सॉरी, ये व्यंजन, ये अक्षर है, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर कब बनते हैं? जब 2 व्यंजन रेगुलर आ जाए, यानी बीच में स्वर आए ही नहीं,
तब वह संयुक्त अक्षर बन जाता है। जैसे अक्षय किसे बनाए, अक्षय वो क हलंत और मूर्धन्य श, ये मूर्धन्य श है, ठीक है। षटकोण वाला मूर्धन्य श होता है, संकर वाला तालव्य श होता है, और सड़क वाला श है ये दंत्य श होता है। ये कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा कि इन्हें मूर्धन्य श क्यों कहते हैं, दंत्य श क्यों कहते हैं, तालव्य श क्यों कहते हैं। लेकिन हम तो एक ही स्थान से उच्चारित करते हैं। उच्चारण स्थान तीनों स्वरों का अलग अलग है, कैसे है मैं आगे बताऊंगा। तो अक्षय है वो क हलंत श हलंत प्लस ए से मिलकर बना है। तो क और श के मध्य कोई स्वर नहीं है, दोनों व्यंजन है रेगुलर, आगे पीछे आया है ए, मतलब ये संयुक्त अक्षर बन गया। इसी प्रकार से त्र जे और स्र ये संयुक्त अक्षर है 4, ये मानक माने गए। इनके अलावा 2 और भी है, एक दे एक ध। दे है वो दे हलंत प्लस ये हलंत ऐसे मिलकर बनाए, और ध दे हलंत प्लस दे हलंत प्लस ध हलंत ऐसे मिलकर बनाए। उसके बाद तो ये टोटल कितने हुए, ये टोटल हो गए 46 प्लस 4 50, 46 प्लस 4 50 वर्ण हो गए टोटल। लेकिन मानक रूप से जो माने गए हैं वो 4 ही है, अक्षर त्र और गे और स्र, ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। तो ये कुल हो गए 50 वर्ण। इसके अलावा 2 वर्ण मैंने आपको बताए थे जो अरबी भाषा के हैं, हिंदी में लिए गए, एक है ढ, एक है ढ और एक है हड़, एक है ढ। एक जो आप क ख ग घ हड़े बोलते वो हड़े नहीं है, वो ग है, ये हड़े। जब डे के नीचे बिंदी लगे तो हड़े है, और जब आगे लगे तो वो ग है, वो ग है। क ख में आता वो ग है, हड़े नहीं, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ा था पहले, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो हड़े और ढ ये अरबी भाषा के 2 वर्ण हैं जिन्हें उच्छिप्त या तड़न जात या द्विगुणित कहते हैं। ये 2 हैं, संख्या में कितने हैं, 2 हैं। तो ये उच्छिप्त कहलाते हैं क्योंकि इसमें जीवा होती हुई उच्छिप्त जैसी, जिन्हाट जैसी, मतलब तड़ित जैसी तड़न करती है, तो इसके कारण इसे तड़न जात कहते हैं। द्विगुणित मतलब 2 बार जीवा है वो टकराती है। आप बोल के देखिए हड़ ढ, तो इसे के कारण इन्हें द्विगुणित वर्ण भी कहते हैं। तो ये 2 और ये 50 कुल हुए 52। तो हिंदी भाषा में कुल पूछें तो 52 वर्ण होते हैं, लेकिन मूल रूप से पूछें तो 44 होते हैं। तो यदि इन जो उच्छिप्त व्यंजनों की कुछ विशेषताएं हैं, और ऐसा माना जाता है हिंदी के जो अपने जो 2 वर्ण अपने जो वर्ण हैं ये 2 ही हैं, बाकी सब संस्कृत भाषा से लिए गए या अलग अलग भाषाओं से लेकर हिंदी का निर्माण किया गया, लेकिन हिंदी के अपने ये 2 ही हैं, ये भी अरबी की। और इनकी एक विशेषता है कि इन वर्णों से शब्दों की शुरुआत नहीं होती। जैसे डमरू है तो हड़मरू से हड़ुमरू नहीं कहेंगे इसे, डमरू डे से शुरुआत हो रहा है, मतलब हड़े या ढे से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। जैसे लड़का है तो लड़के में हड़े वो बीच में आ रहा है, लेकिन शुरुआत लय से हो रही है। कोई भी शब्द देख लो इन वर्णों से शब्दों की शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। और इनसे कभी भी संधि नहीं होती, ध्यान रखना। ये वर्ण जहाँ पर भी आ गए संधि नहीं होगी, ये इन वर्णों की विशेषता है। उच्छिप्त व्यंजन या तड़नजात या द्विगुणित वर्णों की विशेषता है। जैसे लड़का है तो लड़के में कोई संधि नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब पढ़ेंगे स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण, कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके वर्ग, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनका हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। अब स्वर और व्यंजन को मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किस टाइप से करते हैं। तो स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है।
अब देखो मात्रा के आधार पर स्वर हमने पढ़े थे, 3 प्रकार के थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अभी मैं इस क्लास में फटाफट रिवीजन कर रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने ये पढ़ा दिया था। ह्रस्व स्वर कम समय में बोले जाने के कारण इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इन्हें लघु स्वर कहते हैं, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 है, ए, ई, ओ और री। फिर हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है जिसके कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, 2 मात्रा का समय लगने के कारण। इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं क्योंकि इसमें ये मिश्रण से बने, संयुक्त होने के कारण बने, इसके कारण इन्हें संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। और ये बड़े वर्ण है, बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? यदि क्वेश्चन आए, ऑप्शन दे दे कोई अलग अलग, तो 4 है, ध्यान रखना है, फिक्स 4। ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पिछले कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन जैसे संधि स्वरों की संख्या है, ऐसे भी आ जाए तो भी 4 है। संधि स्वर कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। क्योंकि ए है वो ए प्लस ई से मिलकर बना है, आई ए प्लस बड़ी ई से मिलकर बना है, ए प्लस ऊ से मिलकर ओ बना है, ए प्लस बड़े ऊ से मिलकर औ बना है। तो इस टाइप से संधि से बने हैं। संधि स्वरों की संख्या है तो कितनी है? तो 4 है। मूल स्वरों की भी 4 है, लेकिन कौन कौन से वो ध्यान रखना है। ऐसे तो का मार दिया 4 है तो 4 तो होते ही है। ठीक है, अब एक अन्य रूप भी था प्लुत स्वर। ये संस्कृत में वेदों में प्रयुक्त होता था, लेकिन हिंदी में इन्हें यूज़ नहीं किया जाता है। सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, 3 मात्रा का समय लगता है, जिसके कारण इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर था ओम। ठीक है, जिह्वा के आधार पर हमने स्वरों का विभाजन पढ़ा, तो 3 प्रकार के थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच्छ स्वर। यह हमने ये नहीं पढ़ा था, आज पढ़ेंगे यहाँ। अब पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पच्छ स्वर। मतलब किस टाइप से होते हैं, ये उच्चारण स्थान के आधार पर है। जिह्वा के मतलब किस भाग से, जिह्वा के किस भाग से कौन सा वर्ण उच्चारित होगा। अग्र भाग से कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, मध्य भाग से कौन से होते हैं, पच्छ भाग से कौन से होते हैं। तो अग्र भाग से, मध्य भाग से और पच्छ भाग से, ऐसे हमें याद नहीं रहेगा, ये याद रहेगा, हम एक सूत्र से याद रखेंगे। वो सूत्र है, अग्रीय शब्द को याद रखना है। अग्रीय 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 बोलते तब ई की ध्वनि आ रही है। एक ध्यान रखना, ए मध्य स्वर है, ये याद रखना है। ए है वो मध्य स्वर है, इसे याद रखना है। ए हमेशा ये मतलब मध्य स्वर है, इसे सिर्फ याद रखना है। ए है वो मध्य स्वर है। ठीक है, ए मध्य स्वर हो गया। बाकी को याद रखना, जैसे अग्रीय तो ई की ध्वनि आ रही, तो ई और ई, अब एक ई आ रहा है मतलब ई दूसरा भी आएगा, ई। अब ई से आगे ए, आई और री, ये अग्र स्वर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ई, ए, आई और री होते हैं, ये अग्र स्वर होते हैं। ठीक है, तो ए मध्य स्वर है और अग्रीय से याद रखा, ई, ए, आई और री, ये अग्र स्वर है। और बाकी जो बचे वो पीछे, यानी पच्छ स्वर। यानी ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ ट्रिक से याद रखें तो, कि ए है ये मध्य स्वर है, बाकी जो 3 अंक से बढ़ने वाले 3 के आकार के बाकी जो भी वर्ण है वो सारे पच्छ स्वर हैं, जैसे आ, उ, ओ, आउ, ओ। ठीक है, ये सारे पच्छ स्वर हैं और ए मध्य स्वर। बाकी ई, ए, आई और री, ये अग्र स्वर है। ये तो हमने पढ़ा जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन था। अब पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख की आकृति के आधार पर, कि स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो मुख की आकृति किस टाइप से होती है, उसके आधार पर। तो इसके आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर, देखो इसका टुकड़ा करो, संवृत कैसे याद रखना इनको। संवृत
मतलब सम धन वृत्त, सम मतलब समान, वृत्त यानी वृत्त के समान। तो वृत्त जैसा मुख हो जाएगा, यानी वृत्त क्या होता है, बंद होता है, तो इसमें मुख होगा वो पूरा बंद रहेगा, पूरा जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत खुला रह सकता है, ठीक है। तो मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार का है। 4 पहला है समवृत्त, मतलब इसमें मुख होगा वो बंद रहेगा, जैसे आप उच्चारण करके देखिए कौन कौन से, तो ई उ ये जब उच्चारित करते हैं तो मुख पूर्ण बंद रहता है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये है समवृत्त स्वर ई उ, ठीक है। फिर अर्ध समवृत्त स्वर, तो इसमें मुख होगा वो आधा बंद रहेगा और आधा खुला रहेगा, आधा बंद रहेगा और आधा खुला रहेगा। जैसे बोल के देखिए ए ओ, तो इसमें क्या होता है, उच्चारित करते जब इनको, तब मुख आधा बंद रहता है और आधा खुला। फिर आता विवृत स्वर, मतलब पूरा विवृत स्वर में क्या होगा, मुख होगा वो पूरा खुला होगा, जैसे आ का उच्चारण करते तब मुख है वो पूर्ण रूप से खुल जाता है, तो ये विवृत स्वर है। अब अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत में क्या होगा, अर्ध समवृत्त से ज़्यादा और विवृत से कम मुख है वो खुला रहेगा, जैसे आई औ री ए, ये इनके उदाहरण। तो ये अपने को ऐसे मतलब एक बार पढ़ने से याद नहीं रहेगा, ये समझने से याद रहेगा, समझो और साथ साथ में यदि हो सके याद नहीं रहे तो ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, ऐसे तो उच्चारण करके भी याद रख सकते हो। समवृत्त स्वर ई उ, अर्ध समवृत्त स्वर ए ओ, विवृत स्वर आ, अर्धविवृत स्वर आई औ री ए। यह है मुख की आकृति के आधार पर। अब पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठ की आकृति जब उच्चारित करते हैं तब ओष्ठ की आकृति मतलब होठ की आकृति किस टाइप से हो जाती है, उसके आधार पर, यानी ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन 2 प्रकार के होंगे, एक होता है वृत्ताकार स्वर और एक होता है अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर मतलब जिसमें होठ गोल हो जाएंगे, और अवृत्ताकार जिसमें होठ फैले हो। जैसे आप बोल के देखिए, वृत्ताकार मतलब होठ पूरा गोल हो जाए, जैसे ऊ औ, तो इनमें क्या है, होठ पूर्ण रूप से गोल हो जाएंगे, तो ये वृत्ताकार स्वर है। और अवृत्ताकार स्वर बाकी जो बचे वो जिसमें होठ फैले हो जाएंगे, मतलब चपटे हो जाएंगे, ए आ ई ए आई री, ये वृत्ताकार स्वर है, अवृत्ताकार स्वर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। पहले हमने पढ़ा जिह्वा के आधार पर, फिर हमने पढ़ा मुखाकृति के आधार पर, अब हमने पढ़ा ओष्ठाकृति के आधार पर। अब नेक्स्ट देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार मतलब किस टाइप से बोलते हैं, इनको किस टाइप से उच्चारण करते हैं। एक होता है, ये 2 प्रकार के होंगे उच्चारण के आधार पर, अनुनासिक और अननुनासिक या निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक मतलब जो नासिका से उच्चारित होते हैं, नाक से मतलब नुनाड़ टाइप, कैसे टाइप, मतलब नाक से उच्चारित होंगे। अनुस्वार, आपको अनुस्वार देखिएगा, अनुस्वार को जिस टाइप से उच्चारित करते वैसे उच्चारित होंगे, ठीक है। एक होता है बिंदु, एक होता है चंद्र बिंदु। तो बिंदु है ये तत्सम है, चंद्र बिंदु ये तद्भव है। तत्सम कैसे, तत्सम मतलब तत् प्लस सम, मतलब जैसा था वैसा यूज कर लिया। संस्कृत में बिंदु है वो अनुस्वार, ये अनुस्वार कहलाता है। ये अनुस्वार जैसा था वैसा ही हिंदी में प्रयोग करने लगे, तब तो है ये तत्सम। लेकिन क्या हुआ कि बिंदु के नीचे एक मतलब आंकड़ा करने लगे अर्धवृत्ताकार, जिसे मतलब ये अर्धचंद्राकार, जिसके कारण इसे चंद्र बिंदु कहने लगे, और मतलब ये इसका रूप बदल करके हिंदी में यूज़ करने लगे, जिसके कारण इसे तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर ए आ ई ऊ ती ए आई ओ औ ये सारे अनुनासिक स्वर हैं, ठीक है। अब है अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कौन से। तो अनुनासिक या निर्नुनासिक, इनके अलावा सिंपल रूप से कहें, बिना अनुस्वार के रूप में उच्चारण करें तो ए आ ई नहीं है,
ई तो नाक से बोली जाएंगे, भले इसके ऊपर अनुस्वार लगाओ चाहे मत लगाओ। ई ऊ री ए आई ओ औ, ये ध्यान रखना। ई नहीं है क्योंकि ये तो नासिका से ही बोले जा रहे हैं, अनुस्वार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। बिना अनुस्वार के ही नासिका से उच्चारित होने के कारण ये निर्नुनासिक नहीं है। ई ये अनुनासिक है। ठीक है, तो ये थे कुछ अनुस्वार मतलब स्वरों का विभाजन था उच्चारण के आधार पर कि इनको उच्चारित किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, और 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। कल हमने 44 वर्ण पढ़े थे, आज हमने 52 किए। ठीक है, फिर स्वरों का विभाजन पढ़ा। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम व्यंजन पढ़ेंगे और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि किस टाइप से उच्चारित होते हैं और किस टाइप से याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अच्छे से तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और एक विशेष बात आपके सामने, कल एक्सपर्ट क्लासेस पर मैं लाइव आऊँगा बातचीत प्लस मोटिवेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक 4:30 बजे शाम को लाइव आऊँगा, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताऊँगा। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।